गुड इवनिंग। तो कल तक हमने ये देख लिया था कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कैसे फॉर रिलेटिव मोशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन डिफरेंट कंडीशंस उसके वो जो एस प्लस एल स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट लिंक की जो लेंथ के सम होगा वो लेस देन होगा अदर टू लिंक के सम से। ये हमने देख लिया था। उसके बाद उससे दो कंडीशन बन रही थी, तो हमने ये भी देख लिया कौन कौन से मैकेनिज़्म बनेंगे। डबल क्रैंक बनेगा या डबल रॉकर बनेगा या क्रैंक और रॉकर मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने सिंगल स्लाइडेड फ्लोट बार मैकेनिज़्म का इन्वर्जन देखा, ठीक है। ये सारी इन्वर्जन में थी। तो हमने ये देखा कनेक्टिंग रॉड से कौन सी मैकेनिज़्म बनेगी, को फिक्स करने पे कौन सी मैकेनिज़्म बनेगी, क्रैंक को फिक्स करने पे कौन सी मैकेनिज़्म बनेगी, ठीक है, और स्लाइडर को फिक्स करने पे कौन सी मैकेनिज़्म बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हाँ, हमने ये भी देख लिया था कि कनेक्टिंग रॉड को एक मैकेनिज़्म हमने देख लिया था कि क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज़्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि कनेक्टिंग रॉड हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक है। और उसका दूसरा मैकेनिज़्म है जिसमें कि कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड होता है, वो तुम्हारा ये होता है कि ये ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज़्म, ठीक। यहाँ पे हमारा ये कनेक्टिंग रॉड होता है फिक्स्ड, ये हमारा पिस्टन रॉड है, और ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा फिक्स्ड होता है। और ये जो सिलेंडर है हमारा, इससे सिलेंडर है, ये हमारा इस एक पॉइंट पे पाइवोट होता है, मतलब इस पॉइंट के बाद वो रोटेट कर सकता है, रिवॉल्व ऐसे कर सकता है। तो जब भी पिस्टन क्रैंक ऐसे मूव करेगा, पिस्टन सिलेंडर क्या है, ये इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो सिलेंडर ऐसे मूव करेगा। मतलब यहाँ पे क्रैंक जो है वो रॉकर में बदल रहा है, क्रैंक रॉकर सिस्टम है, ये क्रैंक रॉकर सिस्टम है, ठीक है। ऑस्किलेटिंग, इसीलिए यहाँ पे देखो इसका नाम भी है ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, जिसमें कि कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड है, ठीक है। ये पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड है। रोटेशनल मोशन को हम ऑस्किलेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्रैंक है ये, कनेक्टिंग रॉड ये है जो कि फिक्स्ड रहेगा, ठीक। ऑस्किलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ऑस्किलेट करता है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो ख़त्म हो गया, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था अभी, इसमें हमने देखा था जिसमें तुम्हारा क्रैंक फिक्स था, वो दोनों मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिया। एक तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर था, और दूसरा ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज़्म। अब हमें पढ़ना है वो मैकेनिज़्म जिसमें कि क्रैंक फिक्स्ड हो, ठीक है। वो दो तरीके के मैकेनिज़्म हैं, एक तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म और एक रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज़्म, ठीक है। तो विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म, तो ये देखो ये है हमारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो क्रैंक है ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड इनपुट हम इसी पे देते हैं, कनेक्टिंग रॉड पे हम इनपुट देते हैं। और रैम, और कनेक्टिंग रॉड, ये जो कनेक्टिंग रॉड पे इनपुट देते हैं उससे एक स्लाइडर कनेक्टेड है, और स्लाइडर जो है एक स्लॉटेड बार में मूव करता है, ठीक है। और स्लॉटेड बार से हमारा रैम कनेक्टेड है, ये रैम, ठीक। तो इसमें देखोगे कि दो सर्कल है, एक तो तुम्हारा ये सर्कल है, ठीक, और ये एक तुम्हारा ये एक सर्कल है, दो सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल पे तुम्हारा ये पॉइंट सी मूव करता है, ठीक, और दूसरे सर्कल पे तुम्हारा ये स्लाइडर मूव करता है, ठीक है, स्लाइडर मूव करता है। तो अब एक चीज़ देखोगे, इसमें जो कटिंग स्ट्रोक कहाँ पे है? जब भी स्लाइडर यहाँ आएगा तो क्रैंक कहाँ पे होगा? ये हमारा अल्फ़ा यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक है, और बीटा हमारा कटिंग स्ट्रोक है, अल्फ़ा हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, ठीक है। क्रैंक जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये क्या है, ये कटिंग स्ट्रोक में अभी ट्रेवल कर रहा है। फिर जब यहाँ आएगा तो इसके बाद से जब ये यहाँ पे आएगा
इस पॉइंट पे, तो उस केस में हमारा जो स्लॉटेड लीवर है ऐसे कुछ होगा, ठीक। यहाँ पे होगा जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है, फिर इसके बाद जैसे इधर चलेगा तो ये जो इधर की ओर शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा रिटर्न स्ट्रोक वो बीटा के बराबर हो जाए, अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, और बीटा हमारा कटिंग स्ट्रोक है, बीटा हमारा कटिंग स्ट्रोक है, और अल्फ़ा जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, अल्फ़ा जो है वो रिटर्न स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक है, अल्फ़ा जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि अल्फ़ा बाई टू ये क्या है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं, कॉस अल्फ़ा बाई टू मतलब रिटर्न स्ट्रोक के लिए इक्वल टू क्रैंक अपॉन कनेक्टिंग रॉड, कॉस अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू क्रैंक अपॉन कनेक्टिंग रॉड, डायरेक्ट हम फार्मूला इसको यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखना कि ये जो अल्फ़ा है ये रिटर्न स्ट्रोक है, ये रिटर्न स्ट्रोक के लिए है, ठीक है। रिटर्न स्ट्रोक ऊपर होगा, और दूसरी चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, और क्विक रिटर्न रेशियो तुम्हारा बीटा अपॉन अल्फ़ा ही होगा, ठीक। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक। और ये तुम्हारा कॉस अल्फ़ा बाई टू तुम्हारा क्रैंक अपॉन कनेक्टिंग रॉड होगा, ठीक है। और स्ट्रोक कितना होगा, R1 इंटू R1 से R2 तक, या छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, या छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, स्ट्रोक डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का डायमीटर, ठीक है। ये हमारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। इसमें भी देखोगे, इसमें क्या है, रोटेशनल, हम क्रैंक पे इनपुट दे रहे हैं, अरे कनेक्टिंग रॉड पे इनपुट दे रहे हैं, वो पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। हम रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम रोटेशनल मोशन को लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्ट्रोक R1 R2 C1 C2 स्मॉलर डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्ट्रोक क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्ट्रोक क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। स्ट्रोक अल्फ़ा क्या है, रिटर्न स्ट्रोक एंगल, और बीटा क्या है तुम्हारा कटिंग स्ट्रोक, ठीक। तो यहाँ पे क्विक रिटर्न रेशियो ये हो गया। अब हमारा अगला आता है रोटरी आईसी इंजन। रोटरी आईसी इंजन में भी हमारा ये है तुम्हारा क्रैंक, ये हमारा क्रैंक होता है, ठीक है। रोटरी आईसी इंजन हमारा क्रैंक होता है, ये इसके कनेक्टिंग रॉड है और पिस्टन रॉड कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे जैसे एक में अगर कंबशन होता है तो ये क्या करता है, ये पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, ठीक है। ये आगे की ओर मूव करता है, बारी बारी सब में, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली इस सब में एक साथ का वो कंबशन नहीं होता है, बारी बारी होता है। तो हर एक पिस्टन अपने उस पर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये इधर की ओर रोटेट करता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। When combustion take place inside the cylinder, input force on piston, force is given out, connecting rod rotates, piston rotate, cylinder block output, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से होता है रोटरी आईसी इंजन। ये बेसिकली 6 या 12 या 8 सिलेंडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी नई टेक्नोलॉजी है, अभी ये धीरे धीरे यूज़ हो रहा है, और आगे चल के हो सकता है बहुत अच्छा यूज़ हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। रोटरी आईसी इंजन क्या है, रोटरी आईसी इंजन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है दोनों मतलब कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक। ये हमारा जो क्रैंक जिसमें फिक्स्ड था वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्रैंक फिक्स्ड वाला केस हमारा, जिसमें कि तुम्हारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म था और रोटरी आईसी इंजन, ये दोनों के दोनों हो जाते हैं। अब अगला आता है हमारा, जिसमें हमारा स्लाइडर फिक्स्ड होता है। अगला हमारा आता है जिसमें कि हमारा स्लाइडर फिक्स होता है, जैसे कि उसको कहते हैं हैंड पंप। जो हमारा हैंड पंप होता है वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है, उसमें भी जो स्लाइडर होता है वो फिक्स होता है, ठीक। ये हमारा स्लाइडर जो है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जैसे हम इस पर फोर्स लगाते हैं ये नीचे की ओर जाता है, उसके नीचे ये
ये नीचे जाता है, पानी को ऊपर लाता है, ठीक है, नीचे जाता है, पानी को ऊपर ले आता है, ठीक है, और ये ऊपर चला जाता है और वहाँ से हमें पानी निकल जाता है। इसको प्लंजर रॉड और प्लंजर कहते हैं, ठीक है, इसको प्लंजर और प्लंजर रॉड कहते हैं। ये तुम्हारा स्लाइडर पिस्टन होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, ये हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्लाइडर फिक्स्ड होता है, ठीक है। इस केस में हम इसको पेंडुलम या हैंड पंप सिस्टम कहते हैं। हैंड पंप और पेंडुलम, हैंड पंप और पेंडुलम कहते हैं, हैंड पंप या पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे स्लाइडर फिक्स्ड होता है, ठीक है, इस मैकेनिज़्म में हमारा स्लाइडर फिक्स्ड होता है, ठीक है, इस मैकेनिज़्म में हमारा स्लाइडर फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4-5 मैकेनिज़्म पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें जो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज़्म में सिंगल स्लाइडर के जो भी मैकेनिज़्म थे हमने वो पढ़ लिए, जिसमें कि सबसे पहला हमने पढ़ा था क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर, दूसरा पढ़ा हमने रोटरी आईसी इंजन, रोटरी ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, इन दोनों में हमारा कनेक्टिंग रॉड फिक्स था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उस मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा जिसमें कि क्रैंक फिक्स था। दो तरीके के मैकेनिज़्म थे उसमें, एक तो तुम्हारा विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म था और दूसरा रोटरी आईसी, और दूसरा था रोटरी आइसिंग इंजन। दोनों के दोनों मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिए। और आखिरी में जिसमें कि स्लाइडर हमारा फिट था, जिसको हम कहते हैं हैंड पंप, हैंड पंप मैकेनिज़्म, हैंड पंप कहते हैं, वो भी हमारा हो गया हैंड पंप मैकेनिज़्म, ठीक है, जिसमें हमारा हैंड पंप वर्क करता है, वो भी हमारा हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 5 तरह के मैकेनिज़्म पढ़ लिए सिंगल स्लाइडर मैकेनिज़्म के। अब हमें जो अगला पढ़ना है वो हमें डबल स्लाइडर मैकेनिज़्म का पढ़ना है। डबल स्लाइडर मैकेनिज़्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म। अभी तक जो हमने मैकेनिज़्म पढ़े थे वो सारे के सारे उसमें सिर्फ सिंगल स्लाइडर था। अब हमें पढ़ना क्या है कि अब हमें डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ना है। डबल स्लाइडर मतलब इसमें 2 स्लाइडर होंगे, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे भी 4 लिंक होंगे, 2 टर्निंग पेयर होंगे और दो स्लाइडिंग पेयर होंगे। इससे पहले वाले में 3 टर्निंग पेयर थे और 1 स्लाइडिंग पेयर था। इसमें क्या है, 2 टर्निंग पेयर हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर हैं, ठीक है। ये हमारा हॉलो बार एक तरह से ये कह लो, ये बार है और ये हॉलो है, इसके अंदर ये स्लाइडर लगे हुए हैं, 2 स्लाइडर लगे हुए हैं, ये एक लिंक है, ठीक है, कनेक्टिंग बार है, ठीक है। तो ये 2 टर्निंग पेयर इससे साथ हो गया, 2 स्लाइडिंग पेयर ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म, इसको कहते हैं हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है स्लॉटेड प्लेट फिक्स्ड। तो इसमें सबसे पहला मैकेनिज़्म ये है कि हम क्या करेंगे, इस स्लॉटेड बार को, ये स्लॉटेड बार है, ठीक है, स्लॉटेड बार को हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। स्लॉटेड बार को फिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, इलिप्टिकल ट्रमेल मिलता है। मतलब जब हम स्लॉटेड बार को फिक्स करके और हम ये स्लाइडर को मूव कराएंगे तो इससे जो कर्व बनता है उसको हम कहते हैं इलिप्टिकल ट्रमेल कहते हैं। और इसके थ्रू हम कोई भी ये एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि ऑटोमेटिक चूल चेंजर में यूज़ होता है, यूज इन ऑटोमेटिक चूल चेंजर, और इससे हम कर्व वगैरह, एलिप्स या सर्कल वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम ये पाथ लेते हैं, ये हमारा लिंक है, इसके अगर किसी भी पॉइंट पे हम अगर ए मान लें, उसकी पोजीशन अगर इस तरीके से देखें, अगर इसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एक्स और वाई उसकी एक्सिस देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए पी, और साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए पी, साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन बी पी, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, तो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वो जो उसमें इक्वेशन बनता है उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इस पे जो कर्व बनता है, अगर उस लिंक को
किसी एक पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो उससे जो हमारा कर्व बनता है वो एलिप्स फॉर्म में बनता है, इसीलिए हम इसे इलिप्टिकल ट्रेमेल कहते हैं। और अगर यहीं पे अगर ये ए पी बराबर बी पी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें ये सर्कल दे देता है। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए पी को उधर हम ले आ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। और ये ए पी क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए पी हो जाएगा उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इलिप्टिकल ट्रेमेल हमारा किस लिए यूज़ होता है, कर्व ड्रॉ करने के लिए, एलिप्स या कर्व या हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए। और दूसरा ये कि ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर में यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब हम इसके स्लॉटेड बार को हम फिक्स करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है जब हम एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं। जब हम किसी एक स्लाइडर को, इन दोनों स्लाइडर में से किसी एक स्लाइडर को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो हमें स्कॉच योक मैकेनिज़्म मिलता है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होती है। रोटेशनल मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, देखो मान लो अगर हमने ये वाला स्लाइडर फिक्स कर दिया, ठीक, और हमारा यहाँ पे जो स्लॉटेड बार है वो मूव कर सकता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा नीचे की ओर, ये क्या करेगा, स्लॉटेड बार को आगे की ओर ढकेलेगा, तो क्या होगा, स्लॉटेड बार आगे की ओर मूव करेगा। तुम्हारा स्लाइडर तो फिक्स होगा, ठीक है, लेकिन स्लॉटेड बार आगे की ओर मूव करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे पीछे की ओर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे, मतलब ये देखो इस तरीके से, यही है तुम्हारा स्कॉच योक मैकेनिज़्म का फिगर। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगा क्रैंक के थ्रू, ये आगे की ओर मूव करेगा। ठीक, ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मोशन है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो रोटेशनल मोशन पे दे रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मिल रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मिल रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस मैकेनिज़्म को क्या कहते हैं, स्कॉच योक। इसको हम कहते हैं स्कॉच योक मैकेनिज़्म। रोटेशन, यहाँ पे रोटेशनल मोशन को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कॉच योक मैकेनिज़्म कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, स्कॉच योक मैकेनिज़्म। ठीक, तो इस तरीके से हमने पहला मैकेनिज़्म पढ़ा जिसमें स्लॉटेड बार फिक्स था, दूसरा मैकेनिज़्म पढ़ा जिसमें कि हमारा एक स्लाइडर फिक्स था, तीसरा इसके डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म में क्या है कि हमारा जो लिंक है, ये जो लिंक है, हम इस लिंक को फिक्स्ड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ओडहम्स कपलिंग मिलती है। ठीक है, दिस coupling is basically used to connect the shaft which have lateral misalignment। ठीक है, ओडहम्स कपलिंग बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी दो शाफ्ट को ऐड करना, मतलब कनेक्ट करना हो, लेकिन उनके बीच में अलाइनमेंट ना हो, मतलब उनके बीच में लेटरल अलाइनमेंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ऐसे एक शाफ्ट है, ठीक है, और दूसरा शाफ्ट यहाँ पे है, ये दोनों की दोनों एक्सिस इन दोनों की सेम नहीं है, और हमें क्या करना है, पावर इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पे ट्रांसफ़र करना है। तो उस केस में हम उस कपलिंग का यूज़ करते हैं, जिस कपलिंग का यूज़ करते हैं पावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, हम उसे ओडहम कपलिंग कहते हैं। ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सिस एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल होते हैं लेकिन उनके जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे से लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। शाफ्ट आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफ़ वन शाफ्ट रोटेट द अदर ऑल्सो रोटेट एट द सेम स्पीड। ठीक है, और ये दोनों शाफ्ट इस तरीके से ओडहम्स कपलिंग के थ्रू हम इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि अगर एक की स्पीड ओमेगा 1 है तो दूसरे की भी स्पीड ओमेगा 2 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन तुम्हारा डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है। ओडहम्स कपलिंग का यूज़ जो है
हमारा डिफरेंशियल गियर में यूज़ होता है, ठीक है। और हम ये तब होता है जब हमारा जो लिंक है हम उस लिंक को ही फिक्स कर दें। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिंक है हमने क्या किया, इस लिंक को ही फिक्स कर दिया, हमने इस लिंक को ही फिक्स कर दिया, तब हमारा ओडहम्स कपलिंग बनता है, ठीक है। तब हमारा ओडहम्स कपलिंग बनता है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी तरीके के मैकेनिज़्म थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जितने भी तरीके के मैकेनिज़्म थे वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। जिसमें एक सबसे पहले हमने पढ़ा कि कनेक्टिंग रॉड जब फिक्स करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे दो मैकेनिज़्म बनते हैं, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर एंड ऑस्किलेटिंग सिलेंडर। फिर उसके बाद जब हमने क्रैंक को फिक्स किया तो उससे हमारे दो मैकेनिज़्म बने, ठीक है। तुम्हारा विथ वर्क रिटर्न मैकेनिज़्म, रोटरी ऐसे इंजन। फिर हमने स्लाइडर को फिक्स किया तो स्लाइडर को फिक्स करने पे हमें हैंड पंप या पेंडुलम हैंड पंप मैकेनिज़्म मिला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने पहले अगर स्लॉटेड बार को फिक्स किया, स्लॉटेड लीवर बार्स को फिक्स किया तो हमें इलेक्ट्रिकल ट्रमेल मिला। फिर हमने एक स्लाइडर को फिक्स किया तो हमें क्या मिला, हमें स्कॉच योक मैकेनिज़्म मिला, ठीक है। उसके बाद हमने जो बार है, जो एक क्रैंक है, जो क्रैंक उसको फिक्स किया तो हमें क्या मिला, ओडहम्स कपलिंग मिली, जो हमारा डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी तरीके के मैकेनिज़्म थे वो हो गए, ठीक है। पहले यूनिट से जितने भी तरीके के मैकेनिज़्म हमें पढ़ने थे वो सारे के सारे मैकेनिज़्म यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा ये लिंक जो है ये फिक्स है, ये एक साफ्ट है, ये दूसरा साफ्ट है, ठीक है, ठीक। अब एक आता है वॉट इंडिकेटर मैकेनिज़्म। बेसिकली ये यूज़ होता है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। पहले यूज़ होता था, और अगर हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है तो हम उसके लिए हार्ट मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं के बारे में। स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट मैकेनिज़्म के लिए जैसे पेंटोग्राफ क्या करता है, पेंटोग्राफ बेसिकली जब हमें कुछ इटैलिक या ये सब लिखना होता है तो हम मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वॉट मैकेनिज़्म जो होता है, वॉट इंडिकेटर मैकेनिज़्म जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता है, अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन चाहिए तो हम हार्ट मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टीम है इसमें, हाँ। और यहाँ BCD जो है एक सिंगल लिंक है, BCD एक लिंक है, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक BC एंड CD, एक लिंक है। तो जैसे ही ये मूव करता है, ठीक है, पिस्टन स्टीम की वजह से, तो क्या करता है, ये इसको भी मूव कराता है ऊपर की ओर, ठीक है। ये फ्री पॉइंट होता है इस, और वही हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करके देता है। पॉइंट C एंड पॉइंट Q बोथ मूव इन अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में ही ये C और Q मूव करते हैं, ठीक है। फ्री पॉइंट होता है, यहाँ इंडिकेटर है, ठीक है। और ये बस ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए हमें हार्ट मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट होती है। और अप्रॉक्सीमेट के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमें वॉट इंडिकेटर मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, ठीक। वॉट मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है, बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये चीज़ कि ये जो BCD है ये एक सिंगल लिंक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सिंगल लिंक नो रिलेटिव
मोशन बिटवीन BC एंड CD। BC और CD के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम उसे एक सिंगल लिंक कहते हैं। ठीक है, वो एक साथ मूव करेगा और जैसे जैसे ये मूव करेगा स्टीम की वजह से उसको ऊपर प्रेशर मिलेगा, स्टीम की वजह से तो साथ में क्यू भी उसके साथ मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहले यूनिट फर्स्ट का जो मैकेनिज़्म का पार्ट है, यूनिट फर्स्ट का जो मैकेनिज़्म का पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये इतनी मैकेनिज़्म है इसमें जो हमारे सिलेबस में है, यही हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैकेनिज़्म के सारे पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। और भी कुछ मैकेनिज़्म है जो हमें जानना चाहिए, तो वो अभी नहीं, आगे जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वो वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस के पढ़ेंगे तो वो हमें बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा मैकेनिज़्म जो पहले यूनिट का जो पहला पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो ये तुम्हारा वॉट इंडिकेटर है, हमारा कनेक्टेड और ओडम कपलिंग तुम्हारा डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है। डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक, ओडम कपलिंग डिफरेंशियल गियर सिस्टम में यूज़ होता है।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले कभी भी, ठीक है। सबके पास, किसी को कोई भी दिक्कत हो, दे आर फ्री टू आस्क, क्वेश्चन if they have any type of doubt, if they have any doubt regarding tomb. Thank you everyone.